आप कह रहे थे, आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि यूरी बेज़मेनोव का प्रभाव सीधे आपके परिवार में रहा है। आप इन व्यावहारिक पक्षों का भी कुछ विवेचन करेंगे? यूरी बेज़मेनोव से लोग परिचित हैं, जो नहीं परिचित हैं उन्हें एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा जिससे कि जी। कंटेक्स्ट स्थापित हो जाए। यूरी बेज़मेनोव एक रूसी जासूस था जो भारत में काम करता था। जासूस तो यूरी बेज़मेनोव के शब्दों में उसका कहना है कि जासूसी तो 15% होती है, 85 आपको जेम्स बॉन्ड टाइप जासूस नहीं मिलते हैं। वो केजीबी का एजेंट था, पर केजीबी का हर जासूस जेम्स बॉन्ड नहीं होता है। यूरी बेज़मेनोव एक जर्नलिस्ट था और वो दिल्ली में पोस्टेड था, और उसका काम था दिल्ली से, यहाँ से, भारत से जर्नलिस्ट्स को उठाना, भारत से सिनेमा के एक्टर्स को उठाना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को उठाना, उन लोगों का जिनका सोसाइटी पे प्रभाव है। तो जो बात मैंने अभी कही कि कल्चरल मार्क्सिज्म जिन रूपों में समाज को प्रभावित करता है, उसको सोवियत यूनियन ने जब देखा कि देशों में सीधे सीधे क्रांति नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है कि हम फ्रॉम टॉप डाउन, एवरी रिवॉल्यूशन इज टॉप डाउन, it is a misconception that revolution starts from a grassroots level. All these revolutions, whatever examples you give, are started by a handful of people with the help of a slightly larger number of people, and rest of the country is won by force. तो ये कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ रिवॉल्यूशन है। लेकिन जब ये काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने सोसाइटी के अंदर से सोसाइटी को तोड़ने का काम शुरू किया, जिसको वो कहते हैं subjugation, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। तो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का कंसेप्ट दिया लेकर यूरी बेज़मेनोव भारत में आया था। ऐसा नहीं था उसका था, वो लेकर आया था और उसका काम था यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना। तो उसका काम था भारत में एडिटर्स, मैगजीन एडिटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स, आर्टिस्ट, इन लोगों को लेकर और एक सोवियत यूनियन की एक पॉजिटिव इमेज सोसाइटी को देना। तो जैसा मैंने कहा कि किशोरावस्था का मेरा समय मार्क्सवाद के प्रति सकारात्मकता से के साथ बीता है। घर के अंदर प्रगति प्रकाशन की ही किताबें रहती थी। सबसे बड़ा कारण था सस्ती थी। हम सबका 70s 80s के दौरान जितने लोग पढ़ते थे तो 1 रुपए में किताब भी अच्छी मोटी बढ़िया कवर वाली अच्छी किताब वाली सुंदर किताबें मिल जाती थी। जब भी जाते थे बुक फेयर में तो और किसी पब्लिकेशन की किताब खरीदने लायक जेब में पैसे ही नहीं होते थे। पॉकेट मनी से जो एक ही किताब खरीद सकते थे वो प्रगति प्रकाशन की होती थी। तो प्रगति प्रकाशन की किताबें पढ़ के मेरा बचपन बीता। मैक्सिम गोर्की, चेखव, टॉल्स्टॉय और उसके अलावा 10 दिन जब दुनिया हिल उठी, जॉन रीड, तो ये सारी किताबें मेरे घर में हुआ करती थी। उसके अलावा मार्क्स की एस की पूंजी। तो यह सब किताबें हमारे घर तक पहुंचती कैसे थी या लोगों के घर तक ये किताबें कैसे पहुंचती थी, तो इस पर सबसे ज्यादा उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया। सबसे ज्यादा इस चीज पर उन लोगों ने जोर दिया। तो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के 4 स्टेज बताए हैं यूरी बेज़मेनोव ने। यूरी बेज़मेनोव भारत में यह काम करता था, उसके बाद वो भाग गया। भागना आसान नहीं था। केजीबी के एजेंट के लिए गायब हो जाना आसान नहीं था। केजीबी खोज के मरवा देती है। तो वो भेष बदल के दिल्ली से भाग गया। हिप्पीज के एक ग्रुप में शामिल होकर वो ग्रीस पहुंचा, फिर कनाडा पहुंचा, फिर अमेरिका पहुंचा, और तब तक उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी। लेकिन केजीबी वालों को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई, तब फिर वो खुल के सामने आ गया और उसने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया कि वह करता क्या था भारत में। तो वह भारत में आने के बारे में उसने कहा कि भारत पहुंचकर उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि उसको भारत से प्यार हो गया, और भारत से, भारत के कल्चर से, भारत के इतिहास से, और साथ साथ भारत की एक लड़की से भी। लेकिन तो उसको, उसके बाद उसने कहा कि मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं भारत के साथ जो कर रहा हूं, विच इज वर्स देन द कोलोनियलिज्म दैट वी आर टॉट टू फाइट। वो एक आइडियलिस्टिक इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ था कि कोलोनियलिज्म बहुत खराब है और हम कोलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। बोला दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोलोनियलिज्म दैट वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश, और बोला आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, या मुझे नहीं करना। व्हाट आई एम डूइंग टू इंडिया, आई एम नॉट हैप्पी डूइंग इट। तो वो भाग गया यहां से। तो उसने बताया है कि इंटेलेक्चुअल सबवर्जन के 4 स्टेज है। स्टेज ऑफ डीमोरलाइजेशन,
दूसरा है स्टेज ऑफ डीस्टेबलाइजेशन। जब मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो आप ध्यान से देखें कि हम अभी कहाँ हैं। तीसरा है स्टेज ऑफ क्राइसिस, और चौथा है विच इज यूफेमिस्टिकली कॉल्ड स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो इन चारों स्टेज के बारे में मैं बात करूंगा। भाई साहब कह रहे थे, मैंने उनसे बताया था, मेरे अपने नाना जी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। मेरे मामा एक सोवियत भूमि या सोवियत नारी को एक मैगजीन आती थी, उसके चीफ एडिटर थे। तो ये सारे लोग, ऐसा नहीं था कि बुरे लोग थे, ऐसा नहीं था कि बेईमान लोग थे, ऐसा नहीं था कि पैसे के लिए उस तरफ जाते थे। इन्हें पता नहीं होता था कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें यूरी बेज़मेनोव कहता है द यूजफुल इडियट्स। ये सोचते थे हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपने देश का भला कर रहे हैं, हमारे देश में रिवॉल्यूशन आ जाएगा और हमारा देश भी उतना अच्छा हो जाएगा जितना अच्छा सोवियत यूनियन है, क्योंकि हमें बताया गया था सोवियत यूनियन बहुत अच्छा है। तो पहला स्टेज था स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। उसका तरीका क्या जो बताया है यूरी बेज़मेनोव ने, कि वह क्या करता था, लोगों को पकड़ता था और सोसाइटी के अंदर उन लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उन लोगों को लेकर वह अपना सोसाइटी के अंदर यह परसेप्शन बनाता था कि तुम्हारा कल्चर खराब है, तुम्हारा रिलीजन बुरा है, तुम्हें इसको चेंज करना है, तुम्हें इससे लड़ना है और तुम्हें इसको बदल देना है, या यह तुम्हें ऑप्रेस कर रहा है, तुम्हें इससे लड़ना है। इस तरह से सोसाइटी में छोटे 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 ऐसे बहुत सारे सेंटर्स बनाओ, जो जिस बहाने से जो रिक्रूट होता है, नॉट नेसेसरीली, नॉट ऑन अ फिक्स्ड लाइन, जो जिस लाइन से, कोई भाषा के नाम पे लड़ता है तो उसको भाषा के नाम पे लड़ाओ, जो जाति के नाम पे लड़ता है उसको जाति के नाम पे लड़ाओ। लोगों को बताओ कि तुम्हारा जो भी चीजें लोगों को जोड़ती हैं उसको अटैक करो। जैसे धर्म अगर लोगों को जोड़ता है तो धर्म को अटैक करो। आप अभी देख रहे हैं छोटे जिस रूप में, उसे क्रिटिसाइज करो, प्रिटेंड करो एज इफ कि तुम उसे इंप्रूव करना चाहते हो। जैसे लोग अभी कहते हैं ओ दिवाली बहुत खराब है, दिवाली में पॉल्यूशन होता है, हम इसको इंप्रूव करना चाहते हैं। नहीं, वो इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दिवाली मनाना छोड़ दें। क्योंकि जब सारे लोग मिलके दिवाली मनाते हैं, सारे लोग मिलके खुश होते हैं, सोसाइटी में एक बॉन्डिंग बनती है, उनकी नजर उस पर, ओ होली मत मनाओ, होली में पानी बर्बाद होता है। सालों भर पानी की चिंता नहीं होती है, सिर्फ एक दिन पानी की चिंता होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप होली ना मनाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह वो चीज है जो आपको जोड़ कर रखती है। तो फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मत मनाइए, आप मनाइए पर ऐसे मत मनाइए। तो आपको असहज कर देंगे। दिवाली से आपने पटाखे हटा दिए तो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो वो बच्चे जब बड़े होंगे उनको दिवाली कुछ नहीं लगेगी, तो वो दिवाली कम उत्साह से मनाएंगे। उनके बच्चों का इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उनको अपने त्योहार मनाने में कोई रुचि नहीं रहेगी। जो चीजें हमें अपने धर्म से जोड़ कर रखती हैं वह हमारे त्योहार, तो उन्हें खराब कर दो। इस तरह से जिसको जो चीज से को अटैक कर सको, लोगों को बता सको कि तुम्हारे में बुराई है, तुम्हारे में खराबी है, उन्हें डिमोरलाइज कर दो और उन्हें अपने ही पास्ट के प्रति, अपने ही कल्चर, अपने ही नेशन के प्रति उन्हें कन्फ्लिक्ट में खड़ा कर दो, उनका माइंड वॉश कर दो। अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी उन्हें सिर्फ बातें बताई जा रही है। तो बेज़मेनोव का कहना है इसमें 15 से 20 साल लगते हैं। 15 से 20 साल क्यों लगते हैं? क्योंकि यह वो पीरियड है जब आप एजुकेशन लेते हो। आप 10 साल 12 साल स्कूल में रहते हो, यूनिवर्सिटी में रहते हो, सब मिला के 15 साल हो जाता है। तो 15 से 20-25 साल में सारा पूरी की पूरी जनरेशन एक कवर हो जाती है। जनरेशन को स्कूल में लगते हैं और 10 साल का एक जनरेशन होता है, तो हर 10 साल घुसने में लगे और निकलने में लगे, तो 20 सालों में करीब करीब पूरी जनरेशन को आपने बता दिया कि हिंदू धर्म बहुत बुरा है, हिंदू धर्म में बहुत बुराई है। तुम्हारा लड़कियों को बता दिया तुम्हारा समाज पितृसत्तात्मक है, यहाँ तुम्हारा शोषण होता है। तो किसी को बता दिया कि ओ साउथ इंडिया में बता दिया कि हिंदी वाले तुम्हारा शोषण करते हैं। तो बिहार में बता दिया कि पंजाब वाले तुम्हें घृणा करते हैं। महाराष्ट्र में बता दिया कि बिहार वाले तुम्हें तंग करते हैं। तो सब लोगों को एक दूसरे से लड़ा कर रखो। और अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी लोगों का सिर्फ माइंड वॉश हो रहा है एंड कन्फ्लिक्ट के सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है, स्टेज ऑफ डीस्टेबलाइजेशन। तो उसमें ये सारे कन्फ्लिक्ट्स जो है सो सामने आने लगते हैं और सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, डीस्टेबलाइज करते हैं। तो आपने 20 सालों में जितने लोगों को अपनी पट्टी पढ़ाई है, अब आप उन्हें प्रमोट करते हैं। देखते हैं कि उनमें से कौन कौन जो है वो सबसे हु इज मोस्ट रिसेप्टिव टू योर टीचिंग, कौन कौन पढ़ लिख के रवीश कुमार और राजदीप सरदेसाई हो गया, अब उसे टीवी पर लाके खड़ा कर दो।
तो उन्होंने इतने साल जो तैयार किए हैं ना अपने नमूने, अब उन्हें प्रमोट करते हैं, अब उन्हें सामने लाते हैं। अब कोई जेएनयू में रहा था तो उसे कोई नहीं पूछता था, हमारा ही समकालीन है आशुतोष, अब वो आज नेशनल पर्सनालिटी हो गया। 50 आदमी जिसके साथ नहीं खड़े होंगे वो दिखाई दे रहा है कि किसानों के आंदोलन को लीड कर रहा है योगेंद्र यादव। तो उन लोगों ने, अब जिन लोगों को आपने पट्टी पढ़ाई है अब उन्हें प्रमोट करें आगे, और उन्हें एज इन लीडरशिप पोजीशन इन वेरियस पोजीशंस इन द सोसाइटी आप उन्हें खड़ा कर दें। तो जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मैंने ग्राम्स्की की बात की थी और मैं ग्राम्स्की का बहुत बड़ा फैन हूं, फॉर आइडेंटिफाइंग दिस दैट पावर, रियल पावर लाइज वेयर in the institutions that create hegemony in the society. Universities, media and art, they are the opinion makers of the society. जहां बच्चे पढ़ते हैं, जो जिनका न्यूज आप सुनते हैं और जिनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस आप देखते हैं, आर्ट एंड सिनेमा एंड कल्चर। तो इन सब जगह अपने अपने लोग बिठा लो। अब वहां बैठा एक सिनेमा का एक्टर है, अब वहां वो उसकी बात बोल रहा है, एक मैगजीन का एडिटर है वो उसकी बात बोल रहा है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उसकी बात बोल रहा है। तो वो ये सब उसने तैयार किए, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली बोल रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसने सबको कन्विंस कर लिया। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा कन्विंस हुए उसकी बात से, उन्हें प्रमोट करके लीडरशिप पोजीशन पे खड़ा किया, और अब वो पूरी सोसाइटी में आग लगाने का काम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ आज यहाँ आंदोलन, कल वहां आंदोलन, परसों वहां आंदोलन। आपकी जिंदगी पे इससे कोई फर्क आज नहीं पड़ता। दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, मैं अगर झारखंड का हूं तो मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शाहीन बाग में भीड़ लगी है, मैं अगर बैंगलोर में रहता हूं, मेरी लाइफ पे आज कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब तैयारी हो रही है थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ क्राइसिस। तो जब हम स्टेज ऑफ क्राइसिस में जाते हैं, देन ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स दे लीड टू एनार्की। और जब यह एनार्की आती है, जब ये सारे यूरी बेज़मेनोव के वर्ड्स हैं जो उसने कहा है कि ये हमारे प्लान होते थे, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि दिस वाज द थ्योरी दैट वाज टॉट बाय कम्युनिस्ट्स फॉर द सबवर्जन ऑफ अ कंट्री। थर्ड स्टेज इज एनार्की। जब एनार्की आ जाती है और जो ट्रेडिशनल पावर सेंटर्स हैं, जैसे आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथ में पावर है और आप सोचते हैं मुख्यमंत्री के हाथ में पावर है या पुलिस के हाथ में पावर है, इनके हाथ से पावर निकल के ऐसे लोगों के हाथ में आ जाती है जिनकी कोई पब्लिक क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, और हु आर नॉट आंसरेबल टू पब्लिक। उन लोगों के हाथ में पावर खिसक के चली जाती है, बिकॉज एक्चुअल पावर डज नॉट लाई इन एडमिनिस्ट्रेशन। Actual power lies into these centers, institutions that control the public opinion. यहां पर उन्होंने अपने लोग बिठा लिए तैयार करके, और अब इनके हाथ में पावर आ जाती है और ये एनार्की खड़े करते हैं, और दिस लीड्स टू सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर, जो गृह युद्ध जिसको कहते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूप में हो सकता है, पर दैट मोमेंट ऑफ क्राइसिस, जब पावर जो है गवर्नमेंट के हाथ से या इलेक्टेड लीगल वैलिड पावर सेंटर्स के हाथ से फिसल के अनइलेक्टेड, अनरिस्पॉन्सिव टू पीपल, ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जिनके इंटरेस्ट पब्लिक के इंटरेस्ट से बिल्कुल अलाइन नहीं करते। तो इस कहा गया मोमेंट ऑफ क्राइसिस। और चौथा, उनका एक्सपेक्टेशन था कि जब ये एक्सपेक्टेशन आ जाएगी और कंप्लीट एनार्की हो जाएगी और शासन व्यवस्था फेल हो जाएगी, तब उनके चुने हुए लोग सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। और जब उसको वो कहते हैं यूफेमिस्टिकली स्टेट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, उनके चुने हुए लोग सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। और नॉर्मलाइज कैसे होगा? तो जो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में उन्होंने जो अपने गुर्गे पढ़ाए थे, पाले पोसे थे, उनको प्रमोट किया था और पोजीशन ऑफ पावर में बिठाया था, उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। The useful idiots have served their usefulness, lived past their utility and they should be eliminated. तो ये 4 स्टेज बताए थे, और फिर सत्ता उनके हाथ में रहेगी। अब सब कुछ अच्छा है, अब रिवॉल्यूशन हो गया, अब सामाजिक क्रांति आ गई। अब जो मुंह खोलता है, अब जो सवाल करता है, वो हमारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। आप अगर किसी ने एनिमल फार्म पढ़ी है तो वह स्नोबॉल है। ऑरवेल की पुस्तक एनिमल फार्म में रिवॉल्यूशन होता है, नेपोलियन एंड स्नोबॉल 2 ये हो जाते हैं, और नेपोलियन के हाथ में पावर आ जाती है, और स्नोबॉल, बाकी जितने लोग उसके साथ थे, वो स्नोबॉल है वो।
तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता, उसे खत्म कर दिया जाता। और इसके एग्जाम्पल है, रूस ने ट्रॉट्स्की को खत्म कर दिया जब स्टालिन के हाथ में पावर आई है। जब उनके हाथ में पावर आती है तो वो उन्हीं लोगों को खत्म करते हैं जो उनके साथ हैं। लेनिन को ही खत्म कर दिया, ट्रॉट्स्की की क्या बात है। पता नहीं अब लेनिन दारू पी के मर गया कि खत्म किया। तो लेनिन ने भी तो यही किया था। लेनिन के पास कौन सा, आप यदि रूस की क्रांति का इतिहास देखें तो पावर तो सोशलिस्ट के पास थी, इलेक्शन भी वही जीते थे। लेकिन लेनिन ने कब्जा कर लिया उसको, और एक बार कब्जा करने के बाद सारे के सारे यूजफुल इडियट्स खत्म कर दिए।